अतीक ने पूछताछ में माना है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से सीधे जुड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, वो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से भी सीधे जुड़ा हुआ था और भारत में अपराध को अंजाम देने के लिए हथियार मंगवाता था। पुलिस के मुताबिक ये हथियार ड्रोन के जरिए पंजाब लाए जाते थे और फिर अतीक अहमद के गुर्गे पैसे देकर उसे खरीद लेते थे। एक कंपनी के पाकिस्तान कनेक्शन पर भले ही पुलिस ने कोर्ट में पहली बार जानकारी दी हो, लेकिन न्यूज 18 इंडिया ने इसका पर्दाफाश पहले ही कर दिया था कि कैसे अतीक के समर्थन में पाकिस्तान से फोन कॉल आते थे और जांच अधिकारियों को धमकी दी जाती थी। इनके लोगों ने धमकियां दी, कुछ आते थे कि भाई क्यों इसमें कार्रवाई मत करो, कुछ ये कहते थे कि सांसद जी से उलझना ठीक नहीं है। कभी इनके गुमनाम फोन पाकिस्तान से आते थे कि तुम जिंदा रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो, क्यों इस तरह के पीछे पड़े हो। कुछ हमदर्द बन के आते थे कि अरे सांसद जी से उलझने में कोई फायदा नहीं है, ले दो, लो अपना खाना पूर्ति कर दो। पुलिस की रिमांड कॉपी के मुताबिक अतीक के पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में उसके भाई अशरफ से भी पूछताछ की गई और उससे इस बात का पता लगाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान से उन्होंने जो हथियार मंगाए थे वो वारदात के बाद कहां छिपाए गए, क्योंकि अतीक अहमद ने पूछताछ में ये बताया कि पाकिस्तान के हथियारों को वारदात के बाद गायब कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि अतीक ने माना कि शाइस्ता को शूटरों को हथियार मुहैया करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये भी बताया गया कि हथियार कहां से आएंगे, हत्याकांड के बाद हथियार कहां छुपाए जाएंगे और पैसों का इंतजाम कैसे होगा, ये भी जानकारी थी। लेकिन पुलिस ने जब इस बारे में अशरफ से सवाल पूछे तो उसने हथियारों की जानकारी होने से इनकार कर दिया, बल्कि उसने पूछताछ में इसका ठीकरा उल्टे अतीक अहमद पर ही फोड़ दिया। पुलिस की रिमांड कॉपी के मुताबिक अशरफ ने बताया कि जिन जगहों पर हथियार रखे जाते थे उसके बारे में सिर्फ अतीक को ही पता होता था। साथ ही ऐसी जगहों की रखवाली करने वाले आदमी की जानकारी भी अतीक को ही होती थी। कोर्ट में दाखिल अपने दस्तावेजों में ये कहा है कि अतीक ने कबूल किया है कि साबरमती जेल में ही उसने उमेश पाल हत्याकांड की पूरी योजना बनाई थी। इस योजना के बारे में अपनी पत्नी को समझाते हुए अतीक ने नए सिम लेने की बात कही थी। ये नया सिम अतीक, बरेली जेल में बंद अशरफ, तमाम शूटर्स और मददगारों को भी दिए गए थे। इसके अलावा अतीक ने अशरफ से बात करके ये तय किया था कि सभी फेस टाइम कॉल और व्हाट्सएप कॉल का ही इस्तेमाल करेंगे। इतना ही नहीं, कोर्ट में पुलिस ने दावा किया कि अतीक और अशरफ को आमने सामने बैठाकर पूछताछ के साथ ही प्रयागराज के अलावा कौशाम्बी, फतेहपुर, उन्नाव और पंजाब में बताई गई जगहों पर ले जाकर हथियारों की बरामदगी करना जरूरी है। कोर्ट में पुलिस ने इन्हीं दलीलों के आधार पर 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। पुलिस ने कहा कि आरोपी चाहे तो इस दौरान उनके वकील को रहने की इजाजत होगी, लेकिन वकील 100 मीटर की दूरी से पुलिस की कार्रवाई को देख सकेंगे, लेकिन दखल नहीं देंगे। कोर्ट से मिली रिमांड के बाद पुलिस एक्शन में दिखी और पूरी रात धूमनगंज थाने में अतीक और अशरफ से लंबी पूछताछ की। डिस्कनेक्ट हो रखा है ना। तो किस तरीके से अब जो है लगातार खुलासे हो रहे हैं। हमने आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताया कि किस तरीके से यहाँ पर अब क्योंकि असद मारा गया है और जल्द ही गुड्डू मुस्लिम को भी पकड़ा जा सकता है, क्योंकि यूपी एसटीएफ उसके बेहद नजदीक पहुंच गई है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, मैं इस वक्त गाड़ी में मौजूद हूं, हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये जो संकरा रास्ता है, ये तस्वीरें मेरे सहयोगी अनिल आपको दिखा रहे हैं। ये जो संकरा रास्ता है, दरअसल ये गाड़ी में पुलिस वाले मौजूद थे और आगे बाइक जा रही थी। इसी रास्ते से असद और गुलाम का पीछा किया जाता है, जो हम एनकाउंटर साइट पर, ये संकरा रास्ता है। और आगे हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा जल्दी आप जाइए आगे, वो आप देखेंगे, क्योंकि वहां पर अभी मीडिया का जमावड़ा है लगातार। वहां पर एनकाउंटर साइट पर हम पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे। आप रोक दीजिए गाड़ी। तो किस तरीके से यहाँ पर जो ये एनकाउंटर होता है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, क्योंकि असद का मारा जाना, उस पर 5 लाख रुपए का इनाम था और वो वहां से उनकी बाइक नीचे फिसलती है, जैसा कि पुलिस ने कहा। वो जो हमने स्पॉट आपको सुबह भी दिखाया था, और वहां से वो पुलिस पर फायरिंग करते हैं, कई राउंड फायरिंग करते हैं, क्योंकि आगे रास्ता खत्म हो जाता है। ऐसे में अभी भी वहां पर खून का धब्बा है और बाइक पड़ी हुई थी। गुलाम और असद दोनों यहीं पर पड़े हुए थे, यहीं पर छिपने की वो कोशिश करते हैं। और मेरे सहयोगी मनोज भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मनोज, क्योंकि बिना नंबर के बाइक थी, हम लोग इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप हमें बता रहे थे, आपने वो रिपोर्ट भी भेजी थी कि बिना नंबर की वो बाइक थी। और क्या जानकारी मिल पा रही है असद और गुलाम को लेकर के? मनोज, आप तक आवाज पहुंच रही है?
तो मनोज तक अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देखिए यही है वो एनकाउंटर साइट, और जिसमें यह भी पता चला है कि अगर आप अपराध की दुनिया का सरगना बनना चाहते हैं, अगर आप दूसरे के घरों की चिराग बुझाते हैं, तो उसका हश्र क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये संकरा रास्ता है। ऐसे में जो ये पीछे पारीचा डैम है, पुलिस को सूचना मिलती है 12:55 का समय था जब ये एनकाउंटर होता है, और ये पूरा जंगल का एरिया है जो मेरे सहयोगी अनिल कुमार आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर गांव वालों ने कई राउंड गोलियों की आवाज सुनी, गांव वाले डर भी गए थे, काफी देर तक अपने घर के अंदर मौजूद थे। और चश्मदीद से भी हमने बात की। अंकित, वो पहला चश्मदीद जो पहुंचा था यहाँ पर, जो फोटो वायरल हुई, वो उसी ने खींची थी, उससे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। वो चश्मदीद की बातचीत हम आपको सुनाते हैं। ठीक है जसप्रीत, लौटेंगे। तमाम सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लेकिन इसके साथ ही आपको यह बता दें कि माफिया अतीक अहमद को लेकर एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है। माफिया का पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर सामने आया है। प्रयागराज पुलिस ने कोर्ट से ये कहकर रिमांड मांगी है कि माफिया अतीक अहमद पाकिस्तान से हथियार खरीदता था। इसके साथ ही पुलिस ने जो दावा किया है उसके मुताबिक ये हथियार पाकिस्तान से ड्रोन से पंजाब में गिराए जाते थे। रिमांड के दौरान अतीक पुलिस को वो हथियार बरामद करा सकता है। इसके अलावा पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रोन के जरिए असले और कारतूस अतीक के पास भेजे जाते थे। इसके अलावा अतीक के पास असलहों और बमों का जखीरा भी था। पुलिस ने दावा यह भी किया है कि पहले हथियारों का जखीरा पंजाब से प्रयागराज लाया जाता था और उसके बाद फिर हथियारों को प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर और उन्नाव में छिपाया जाता था। पुलिस तो यहां तक दावा कर रही है कि अतीक के पास पाकिस्तान से सिर्फ हथियार ही नहीं आते थे, बल्कि बम भी पहुंचाए गए हैं। था बीच से बहकाया गया है, चाहे जी बहकाए हुए, हम किसको कर सकते हैं, नाम भी नहीं ले सकते कि कौन बहकाया, कौन ले गया इसको, लेकिन कोई न कोई इसको बहका लेंगे, बहुत बुरी तरह से बहका लेंगे। इसकी ज़िंदगी के साथ खेल खेल दिए और हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। जी मैं बिल्कुल समझता हूँ कि मदर भी हमारे साथ है और उन्होंने जब चंदन अरे सर एक मिनट सर, ये बार ये गलत हो जा रहा है। तो झांसी में पारीक्षा डैम के पास ज्यादा लोगों की आवाजाही नहीं होती है, ये इलाका बेहद सुनसान है। कैसे असद बाइक पर सवार होकर के शूटर गुलाम के साथ जा रहा था, कैसे पुलिस उसका पीछा करती है, कैसे एसटीएफ की टीम को इनपुट्स मिलते हैं और असद का प्लान क्या था अतीक को छुड़ाने का, सिलसिलेवार तरीके से एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। झांसी से प्रयागराज के रास्ते में यहीं से अतीक अहमद का काफिला गुजरा था और असद अपने पिता को यहीं पर छुड़ाना चाहता था। कल असद का एनकाउंटर होता है, वो मारा जाता है, उसके साथ उसका शूटर गुलाम भी मारा जाता है। ये आप हाईवे देखेंगे, यहाँ से प्रयागराज की दूरी 417 किलोमीटर है। यही वो रास्ता है जिस पर असद की नजर थी। लगातार वो पिछले कई दिनों से झांसी में डेरा डाला हुआ था और यूपी एसटीएफ को इनपुट्स मिले थे कि वो अपने पिता को छुड़ाना चाहता है और हमला कर सकता है काफिले में। आप देखेंगे इधर आसपास ये जंगल है, इस तरफ आबादी कम है। ऐसे में असद की योजना ये थी कि वो अपने गुर्गों के साथ मिलकर के इधर ही किधर छुप जाए, कहीं और चला जाए, झांसी के आसपास के इलाकों में चला जाए और उसका साथ गुलाम भी दे रहा था। और कल यूपी एसटीएफ जवाबी कार्रवाई में उसको मार गिराती है। असद के पास से विदेशी हथियार भी मिलते हैं। एक बार फिर से मैं आपको हाईवे की तस्वीरें दिखाती हूँ। दरअसल जहाँ पर झांसी पुलिस स्टेशन में अतीक